हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये हमारी सेकंड क्लास है और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, हम कॉस्टिंग की पूरी थ्योरी विद एमसीक्यू स्टडी मैट के कवर करने वाले हैं यूट्यूब के अंदर। तो ये हमारी थर्ड क्लास है। आइए तीसरे क्लास के अंदर, मेरे को पिछली क्लास तक मैंने आपको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम नहीं पढ़ाया था, यहाँ से मुझे आज की क्लास में पढ़ाना है आपको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पेपर में शॉर्ट नोट की तरफ से भी आ सकता है, मतलब शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट भैया, शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर के अंदर, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिनट दीजिएगा। आइए, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बेसिकली क्या है। देखिए, परपेचुअल का मतलब अगर आप हिंदी अनुवाद समझे तो इस परपेचुअल का हिंदी अनुवाद क्या है, इसका मतलब होता है लगातार। इसका मतलब क्या होता है, लगातार होता है। हिंदी में अगर बात करें परपेचुअल का मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार मतलब कंटिन्यूस, आप अपना हिसाब किताब रख रहे हैं अपने स्टॉक का, इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन भी आप कर रहे हैं। तो आइए, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या कहता है देखते हैं। कहता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मे बी डिफाइन एज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट। अब देखिए, स्टोर कीपर बनाता है बिन कार्ड, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाता है स्टोर लेजर। अब एक कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट होता है जो कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करता है। कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, किसी भी कंपनी का कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उस रिकॉर्ड मेंटेन जब वो करेगा तो ऐसा सिस्टम वो अपनाता है जिसमें जो स्टॉक स्टोर के अंदर, गोडाउन के अंदर पड़े हुए हैं, उसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। एक एक स्टॉक को चेक करता है फिजिकली। अच्छा, ये स्टॉक है या नहीं, ये स्टॉक है या नहीं। एक तो हो गया अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कितने स्टॉक दिख रहे हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में देखा जाए तो दिख रहे हैं, कॉस्टिंग रिकॉर्ड में दिख रहे हैं स्टॉक कि भैया यहाँ तो 20,000 यूनिट पड़ा है, पर एक्चुअल में 20,000 यूनिट है भी या नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। अगर स्टोर लेजर में दिख रहा है कि हमारे पास इतने गुड्स आए हैं, इतना स्टॉक आया है, पर एक्चुअल में इतना स्टॉक है भी नहीं है, तो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट फिजिकली जाएगा और वहां चेक करेगा एक एक चीज। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। अच्छा, रिकॉर्ड्स मेंटेन कौन करेगा, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट करेगा। कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट करेगा। और ये रिकॉर्ड्स मेंटेन किस चीज का होगा सर, स्टॉक का होगा। और सर ये कंटिन्यूअस बेसिस पर रहेगा, क्योंकि परपेचुअल का नाम ही लगातार होता है, परपेचुअल का मतलब ही लगातार होता है। तो हम इसको आज कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे, नहीं, रेगुलर बेसिस पर किया जाएगा, कंटिन्यूअस बेसिस पर होगा ये। यहाँ पर देखिए कहता है किस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन होगा, विच रिफ्लेक्ट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक, फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देयर करंट बैलेंस। इसका मतलब कि मान लेते हैं 20,000 यूनिट मेरे पास पड़ा हुआ है स्टॉक, मान ले 20,000 यूनिट का रॉ मटेरियल मेरा पड़ा हुआ है, अभी मैंने 500 यूनिट का रॉ मटेरियल और मंगाया, तो फिजिकली वेरिफिकेशन देखता है ये अच्छा 20,000 पड़ा है, 500 रहा है, अब हो गया 20,500। फिर हमारे पास 1,500 चली गया है तो 19,000 हो गया है ना। अब हमारे पास नेट बैलेंस बच गया 19,000। ऐसे मतलब कितना आया मटेरियल, कितना जा रहा है मटेरियल, कितना नेट बैलेंस पड़ा हुआ है, फिजिकल वेरिफिकेशन पे ध्यान देता है। कहता है इट विच रिफ्लेक्ट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देयर करंट बैलेंस, दस इट इज अ सिस्टम ऑफ इट दस यहां लिखा है Thus, it is a system of ascertaining balance after every receipt and issue material through the stock record to facilitate the regular checking. ये कहता है हर बार जब स्टॉक इशू किया जाएगा कहीं पर, हर बार जब स्टॉक रिसिप्ट होगा, हर बार आप चेक करेंगे कि अब कितना पड़ा है। अगर मैंने इशू कर दिया तो अब मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, अगर मेरे पास स्टॉक आया है फैक्ट्री के स्टोर के अंदर तो अब मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है। एवरी रिसिप्ट एंड एवरी इशू के टाइम पर हर बार आप चेक करेंगे, इसलिए इसको कंटिन्यूअस फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन कहा गया। कंटिन्यूअस है। देखिए क्यों करेंगे, टू अवॉइड क्लोज डाउन दी फर्म फॉर स्टॉक टेकिंग, टू अवॉइड क्लोज डाउन दी फर्म। भाई ऐसा है कि आप अभी मंगा रहे हैं स्टॉक,
आपने देखा नहीं कितना स्टॉक की चोरियां हो गई। ऐसे में नुकसान हो सकता है कंपनी को, ऐसे में नुकसान हो सकता है दोस्तों फर्म को। तो हमेशा हर बार फिजिकल वेरिफिकेशन चेक करना भी जरूरी है। और कब चलेगी कि हर बार रिसिप्ट होगी तब बताओ कितना स्टॉक बच गया। अब मैंने आज इशू करा तो अब कितना रह गया, फिर इशू करा अब कितना रह गया, अब रिसिप्ट हुआ है अब कितना हो गया। तो हर बार आपका फिजिकल वेरिफिकेशन स्टॉक का होगा। टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द परपेचुअल इंटरेस्ट सिस्टम, फिजिकल वेरिफिकेशन स्टोर इज मेड बाय प्रोग्राम ऑफ कंटिन्यूअस, ये लाइन देर इंपॉर्टेंट ना, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों लाइन है इंपॉर्टेंट, आइए मैं आपको दिखाता हूं ये लाइन आपको कहां मिलेगी। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग का मतलब ये हो गया कि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जो वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल ठीक है। तो हम कंटिन्यूस बेसिस पर हम उसको रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं कि अब इशू हुआ अब कितना स्टॉक बच गया, अब रिसिप्ट हुआ तो अब कितना। तो कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग रहेगा कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब ही हो गया कि आप अपना ऐसा इन्वेंट्री सिस्टम आपने बनाया है, ऐसा रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं कि वो जो लगातार मेंटेन हो रहा है स्टॉक, तभी तो परपेचुअल नाम गया। अच्छा सर इसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा, देखो कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग लिखा है ना यहाँ पर। अब देखिए मैं आपको एक इसका वो दिखा देता हूं, फिर आपको लगे कि ये चीज यार इंपॉर्टेंट नहीं होती, स्टूडेंट को फिर लगने लग जाता है कि नहीं। अरे यार बस ये दिखाना चाहता हूं मैं आपको, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, दिख रहा है। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग का मतलब आप लगातार स्टॉक ले रहे हो और लगातार हम उसको फिजिकल वेरीफाई कर रहे हैं। आप लगातार स्टॉक का लेन देन करते हो, कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी आता है, कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा है। तो हमारी फिजिकल वेरिफिकेशन भी कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा है, और फिजिकल वेरिफिकेशन जो कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है दैट इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। पॉइंट यही से आते हैं एमसीक्यू। अब इस स्टूडेंट ने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पढ़ा ही नहीं, वो एमसीक्यू कर ही नहीं पाएगा, ये वाला समझ में आ गया। चलो एमसीक्यू तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करा दूंगा, एमसीक्यू तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करा दूंगा। अभी के लिए हम वापसी ऊपर चलते हैं। आज मुझे थ्योरी आपको कंप्लीट करानी है किसकी, मटेरियल चैप्टर की। कल उसके अगली क्लास में उसके एमसीक्यू कराने हैं एंड देन उसके बाद लेबर चैप्टर स्टार्ट करा जाएगा। समझ में आ गया जी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या है। अब ये कह रहा है पीरियोडिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, दिस सिस्टम envisage physical stock verification at the fixed date period during the year. Generally under the system the activity take place at the end of the accounting period। वो कह रहा है कि फिजिकल पीरियोडिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, पीरियोडिकल का मतलब क्या हो गया। देखिए इसकी नीड आपको पड़ेगी भी नहीं, वैसे इस वाले पॉइंट की नीड आपको नहीं पड़ेगी। जब आप परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो करते हैं तो आपको इसकी नीड नहीं पड़ती। ये वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि आप एक पीरियड सेलेक्ट करो कि मान लो आपने 15 दिन में आपको स्टॉक चेक करना है, फिजिकली वेरीफाई करना है, या आपको हर महीने के एंड में आप स्टॉक वेरीफाई करोगे, अपने बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से मैच करवाओगे स्टॉक को, अकाउंटिंग में जितने आपके स्टॉक दिख रहे हैं उतना आपका एक्चुअल में भी है या नहीं है, मैच करेंगे। तो अगर आप ये वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको ऊपर वाला नहीं करना, मतलब दोनों में से कोई एक सिस्टम फॉलो होता है। अब ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कंपनी रेगुलर स्टॉक चेकिंग करवा रही है या कभी कभी आप एक पीरियड पे सिलेक्ट करके फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रही है। ज्यादातर कंपनी ये करती है क्योंकि इससे कॉस्ट आती है कम, इससे कॉस्ट आती है कम, क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली जो पर्सन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कर रहा है उसी को बोल देते हैं यार, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स कर रहा है उसी को कह देते हैं कि भाई ऐसा करो यार तुम एक बार फिजिकल वेरीफाई भी कर लो, एक ही बार करना है महीने के एंड में फिजिकली वेरीफाई हो जाएगा। पर अगर आपको लगातार वेरिफिकेशन करना है, रोज जब जब आए तब तक फिजिकल वेरीफाई करना, फिर वेरिफिकेशन करना चाहते हो, मतलब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम आप अगर फॉलो कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से एक पर्सन बैठाना पड़ेगा, इससे कॉस्ट आपकी इंकर्ड होगी, उसको अलग से सैलरी देनी पड़ेगी, है ना। तो बहुत सारी कंपनीज के, मेरा एक फ्रेंड है उसकी कंपनी के अंदर ये वाला सिस्टम फॉलो होता है, पीरियोडिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, वो क्या कहते हैं कि उनकी एक मेडिकल की शॉप है, मेडिकल वेरिफिकेशन मेडिकल की शॉप है, तो दवाइयों का एक उनका वो है,
तो क्या कहते हैं, महीने के एंड में देखते हैं कि कितनी दवाइयां उनकी बिकी, कितनी उन्होंने नहीं खरीदी, इन एंड अब हमारे पास कितनी दवाइयां बची, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। पीरियोडिकल स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या होता है कि एक पीरियड डिसाइड होता है और उस पीरियड के दौरान जैसे ही वो पीरियड खत्म हो जाएगा, अब हम फिजिकली वेरीफाई करेंगे, स्टोर पे जाकर चेक करेंगे कि हाँ ये वाली दवाई है भी या नहीं है, एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, ये वहीं दिख रही है बस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर। ठीक है जी। अब आ जाते हैं एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस तो सभी बच्चों को पता होगा, जैसे कि मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉस्टिंग में लेकर आया था एबीसी एनालिसिस। एबीसी मतलब 3 कैटेगरी में बांट दिया किसी भी एक पार्ट को, किसी भी चीज को जब हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट और वेरी लेस इंपॉर्टेंट, तो ये चीज होता है एबीसी एनालिसिस। देखिए क्या कह रहा है, एबीसी एनालिसिस इज अ एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल विच एम एट कंसंट्रेटिंग एफर्ट on those items which attention is needed most. ABC analysis is the analysis of the range of item, example stock level, customer, etc. into 3 group: A most important, important and less important. A को कहा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी को कहा गया इंपॉर्टेंट एंड सी को कहा गया लेस इंपॉर्टेंट। मतलब आपने क्या करा, स्टॉक को 3 लेवल में बांट दिया। आपने कहा ये वाले स्टॉक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए पार्ट दे दिया, ए कैटेगरी के स्टॉक बना दिए। दूसरा बी कैटेगरी मतलब इंपॉर्टेंट है पर इतने नहीं है, पहले वाले से इंपॉर्टेंट पर इंपॉर्टेंट है। और तीसरा लेस इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इनमें कुछ हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कस्टमर को भाई किसी भी अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी अपने कस्टमर को 3 भागों में बांट देती है। एक वो कस्टमर जो उनकी दुकान पे रोज आता है, सामान वो वहीं से लेगा, दैट इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर। एक वो कस्टमर जो कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं आता, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट कस्टमर। एंड एक वो कस्टमर जो पहली बार आया है, क्या पता आए या ना आए, दैट इज कॉल्ड लेस कस्टमर, लेस इंपॉर्टेंट कस्टमर। तो एबीसी क्या करती है, एबीसी एनालिसिस क्या है, एक एनालाइज करने का एक टूल्स है, बेसिकली एनालाइज करने का एक मेथड है जिसमें आप स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं एबीसी कैटेगरी में डालकर। ये वाला स्टॉक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है और लेस इंपॉर्टेंट स्टॉक है। तो एबीसी एनालिसिस वहां काम आता है। तो एबीसी एनालिसिस दोस्तों क्या है, एबीसी एनालिसिस एक ऐसा एनालिटिकल मेथड है स्टॉक को कंट्रोल करने का कि यार ये जो इंपॉर्टेंट स्टॉक है इस पर ध्यान देना है, ये इसको कुछ नहीं होने चाहिए, ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एबीसी एनालिसिस। ये आपने रेंज डिसाइड कर ली। आप बाजार जाते हैं, कभी आपने बाजार गए होंगे, लड़कियां काफी जाती है बाजार, तो लड़के जाते हैं सिर्फ क्या करने, लड़कियां देखने, लड़कियां सामान ले रही है और लड़के क्या करेंगे बाजार में, करते क्या है वहां पर, वो सामान तो ले नहीं रहे होते, बाइक में घूम के कर क्या कर लड़कियां देखने जाते। चलिए सबका अपना अपना पर्सनल मैटर, सीए में नहीं करना, ये करना। अच्छा, तो मैंने कहा भाई मान लो आप बाजार गए और बाजार जाकर आप बाजार गए तो बाजार में देखते हैं कि कोई भी आप मान लेते हैं, टमाटर की बात कर लेते हैं, तो बाजार में सेम टमाटर 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक बहुत अच्छे टमाटर, एक अच्छे है, कुछ सड़े हैं, कुछ बेकार है, और एक है जिसमें मैक्सिमम आपके टमाटर बेकार होने वाले हैं, जल्दी खराब हो जाएंगे। अब आपकी नीड कैसी, अब आपकी नीड डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टमाटर लेना है। अगर एक टमाटर ऐसे है कि बहुत अच्छे टमाटर है, ये एक टमाटर जब आप याले एक कैटेगरी वाले टमाटर जो है इनको अगर आप खरीदते हैं तो ये मैक्सिमम दिन यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम दिन चलेंगे, फ्रिज में रखोगे तो ज्यादा जल्दी खराब नहीं होंगे। एक वो टमाटर जैसे कि 1 हफ्ता ही यूज कर लोगे, आज खरीदोगे तो 1 हफ्ते तक ये टमाटर चलेंगे, क्योंकि टमाटर एक ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसा वो है वेजिटेबल्स है जो पेरिशेबल नेचर का, खराब होने वाला, जल्दी खराब होने वाले का। बी कैटेगरी के टमाटर हो गए कि ऐसे टमाटर जो आप 2 या 3 दिन में ही आपको इसको यूज करना होगा, अदरवाइज खराब हो जाएंगे। और सी टमाटर है कि ये बस सड़ने वाले हैं, अगर आपने 1 दिन के अंदर यूज नहीं करा तो सड़ जाएंगे। सी टमाटर कैटेगरी कहाँ आएगा, जब आपके घर में पार्टी हो रही है। अब अगर आज मैंने इस टमाटर को बनाकर करा दिया तो हो गया यूज, और नहीं हुआ तो कल सड़ जाएंगे। इसका मतलब आज पार्टी है तो आज ही बनाकर खिला दो मेहमानों को, मार दो मेहमानों को, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सी। तो एबीसी एनालिसिस बेसिकली बहुत जगह यूज होने वाला है। जैसे कि मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आया था कॉस्टिंग के अंदर, इसमें मैंने टॉपिक्स को एबीसी एनालिसिस के अंदर बांटा गया है। एबीसी एनालिसिस बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओनली इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे मैंने बनाए। तो ये हर जगह यूज होने वाला है। अगर आप स्टॉक के अंदर यूज कर रहे हैं, अगर आप कस्टमर की बात कर रहे हैं, कस्टमर को एबीसी कैटेगरी में बांट दिया, स्टॉक को एबीसी कैटेगरी में बांट दिया, तो वो यहाँ पर कवर हो जाता है। एबीसी एनालिसिस जरूरी नहीं है सिर्फ कॉस्टिंग में ही कवर हो, अकाउंट में भी कवर हो सकते हैं,
और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी इनको कवर किया जा सकता है। एबीसी एनालिसिस तो भैया एनालिसिस है, कहीं भी यूज कर लो, ठीक है नहीं। अब ये वेड एनालिसिस जो आपने पहली बार सुना होगा, वेड एनालिसिस, वेड एनालिसिस भी बहुत अच्छा टॉपिक है, पेपर में आने के चांसेस इसके देखने को मिलते हैं। वेड, वेड में अगर आप देखेंगे तो 3 नाम आ रहे हैं, VED। वी की बात करता है वाइटल, ई आपकी बात करता है सर एसेंशियल, और डी आपकी बात करता है सर डिजायरेबल। तो 3 नाम से जुड़ा हुआ है वेड। वेड बेसिकली 3 नाम से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वेड बेसिकली 3 नाम से जुड़ा हुआ है। एक मिनट दीजिएगा, कह रहा है वेड स्टैंड फॉर वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल एनालिसिस। ये भी एक एनालिसिस है, जैसे हम एबीसी एनालिसिस करते हैं कि ए का मतलब हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी का मतलब हो गया ओनली इंपॉर्टेंट एंड सी का मतलब हो गया लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है पर इतना नहीं है। सिंपली ऐसी एनालिसिस आता है वेड एनालिसिस। वेड में 3 कैटेगरी में बांटा गया चीजों को, VED, V फॉर वाइटल, E फॉर एसेंशियल एंड D फॉर डिजायरेबल। अब ये तीनों का मतलब क्या होता है, तो तीनों का मतलब मैंने नीचे लिखा हुआ है। वेड स्टैंड फॉर वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल एनालिसिस। वेड एनालिसिस को बोलते हैं वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल एनालिसिस इज यूज्ड प्राइमरीली फॉर कंट्रोलिंग ऑफ स्पेयर पार्ट। अच्छा, तो मतलब यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भैया वेड एनालिसिस बेसिकली किसके लिए आप एनालिसिस किसके लिए यूज करते हैं, तो आप कहना स्पेयर पार्ट्स के लिए ही इस एनालिसिस का यूज किया जाता है, स्पेयर पार्ट्स का लिए, स्पेयर पार्ट्स। लिखा है साफ साफ यहां पर कि वेड एनालिसिस लिखा है दोस्तों, यहां पर देखिए क्या लिखा है, वेड स्टैंड फॉर वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल एनालिसिस इज यूज्ड प्राइमरीली, मतलब इसको हमारा इसका मेन पार्ट क्या है, इसको यूज करेंगे कहां पर, प्राइमरी मतलब मेनली हम इसको यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए स्पेयर पार्ट्स। द स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। स्पेयर पार्ट्स को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। स्पेयर पार्ट्स यू नो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, है ना, स्पेयर पार्ट जो आप जानते हैं ना। आप एक एग्जांपल सुनिए मेरे से। एग्जांपल क्या है कि मान लो कार बनाने वाली कंपनी है। अब कार बनाने वाली कंपनी के लिए उसके इंजन, उसके बाहर की बॉडी, उसका कवर बाहर का, उसके शीशे, उस सभी चीज, टायर, ये सब चीज क्या है, स्पेयर पार्ट्स होंगे कार बनाने वाली कंपनी के लिए। सिंपली एक बाइक बनाने वाली कंपनी के लिए भी उसका इंजन, बाइक का, उसकी बॉडी, ये सब क्या होगा, स्पेयर पार्ट्स होंगे। राइट, इतनी बात समझ में आ गया, उसके टायर वगैरह स्पेयर पार्ट्स। तो वेड एनालिसिस क्या कहता है कि वेड एनालिसिस कहता है कि मान लो कार बनाने वाली कंपनी है और कार को करना है असेंबल। तो एक कार बनाने वाली कार को तभी असेंबल कर पाएगी जब उसके पास इंजन होगा। बिना इंजन के कार असेंबल हो ही नहीं पाएगी। दैट इज कॉल्ड वाइटल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला पार्ट 1 घंटे के लिए भी नहीं हुआ, 1 घंटे के लिए भी हमारे से मिस हो गया ना, तो कंपनी के अंदर लॉस हो सकता है प्रोडक्शन का। भाई ऐसा स्पेयर पार्ट जिसके ना होने से विद इन आवर्स कंपनी को प्रोडक्शन लॉस हो जाए, दैट इज कॉल्ड वेड, वाइटल, वेड कह रहा हूं, वाइटल, उसको क्या बोलेंगे, वाइटल कहेंगे। वाइटल एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट होगा जिसके अंदर कंपनी के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट है कि अगर कंपनी के अंदर वो 1 घंटे के लिए अगर रह जाए, वो स्पेयर पार्ट 1 घंटे के लिए अगर ना हो कंपनी के पास, तो कंपनी को प्रोडक्शन लॉस हो सकता है दोस्तों। वेड, जैसे कि कार को असेंबल करने के लिए उसका इंजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार का इंजन नहीं होगा तो आप कार असेंबल स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। सेकंड, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल। एसेंशियल वर्ड सुनते ही आपको समझ में आ रहा है कि ये भी जरूरी है। एसेंशियल का मतलब तो यही होता है कि जरूरी है, ठीक है। तो कार बनाने वाली कंपनी अगर कार का इंजन होगा तो वेल एंड गुड, तभी वो कर पाएगी। कार का इंजन होगा तभी वो कर पाएगी। और कार बनाने वाली कंपनी के पास अगर मान लो कार के टायर नहीं है तो कार कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एक कंप्लीट कार बनाने के लिए कार का टायर होने भी जरूरी है, तभी वो कंप्लीट मानी जाएगी। बॉडी वॉडी सब है, इंजन सब लगा दिया, पर टायर ही नहीं है, अब चली गया वो। तो टायर जो हो गया उस ऐसा स्पेयर पार्ट हो गया कार का कि वो एसेंशियल है। उसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं, कंप्लीट नहीं होगी, पर स्टार्ट तो हो सकती है। हाँ हो सकती है, बिना टायर के गाड़ी तो स्टार्ट हो जाएगी ना मेरी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो दोस्तों वो है आपके पास इंजन। इंजन के बिना तो कार असेंबल होना ही स्टार्ट नहीं होगी। अब असेंबली हो रही है, इंजन आ गया, असेंबल कर रहे पूरी असेंबल कर दी, टायर नहीं है।
बस टायर तो नहीं, असेंबल तो पूरी हो गई, बस टायर लगाया और चल गई। तो टायर एक एसेंशियल हो गया जो कंप्लीट करता है पूरी असेंबली को। बट अगर मैं कह रहा हूं कोई कार बनाने वाली कंपनी, उसके पास इंजन है, उसके पास टायर वगैरह सारी असेंबली कर दी, अंडर म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा, तो क्या वो कार नहीं बिकेगी मार्केट के अंदर? बिक जाएगी सर, बिना म्यूजिक सिस्टम के भी कार बिकती है। तो इस केस के अंदर इधर म्यूजिक सिस्टम जो होगा कार बनाने वाली कंपनी के लिए वो डिजायरेबल है, मर्जी है, डिजायर है, मेरी इच्छा है, मेरे को बिना म्यूजिक सिस्टम वाली कार लेनी है। भाई मेरे को क्या करना है, मैं बाहर से लगवा लूंगा म्यूजिक सिस्टम, यहाँ लगा रहे कंपनी में 20,000 और मैं बाहर से लगाऊंगा तो 5-10,000 में हो जाएगा काम। तो म्यूजिक सिस्टम अगर कंपनी के अंदर नहीं भी होता तो भी कार आराम से बिक सकती है, क्योंकि वो डिजायरेबल नेचर की है। हो सकता है लोगों को नहीं पसंद, हो सकता है वो कहीं बाहर से ले ले। तो वैट वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। आइए जरा एक बार नजर मारिए, वाइटल का मतलब क्या हो गया? The spares stock out which even for short time will stop the production for quite some time, and where is a stock out cost is very high, known as a vital spares। क्या मतलब? कह रहा है कि भाई ये ऐसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वाइटल स्पेयर पार्ट ऐसे स्पेयर पार्ट्स है कि अगर आपके पास वो वाला स्पेयर पार्ट नहीं हुआ, हमारे पास अगर हमारी कंपनी के अंदर एक ऐसी मशीन है जिसके लिए हमें उसमें एक ऐसा स्पेयर पार्ट जुड़ा हुआ है कि अगर वो मेरे पास खराब हो गया और मेरे पास अभी नहीं आया तो मेरा प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा, मैं प्रोडक्शन कर ही नहीं पाऊंगा बिना उसके। ऐसी मशीन जो हमारी कंपनी के अंदर ऐसी मशीन है जो हमारा को प्रोडक्शन करती है, ऐसी कंपनी के अंदर मशीन है जो प्रोडक्शन करती है। अगर उस मशीन के अंदर ऐसा पार्ट खराब हो जाए जिसकी वजह से वो मशीन बंद हो जाए, अगर वो पार्ट हमारे को नहीं मिलता तो वो मशीन बंद हो जाएगी एंड प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। वाइटल स्पेयर पार्ट वो स्पेयर पार्ट होते हैं जिससे हमारा अगर शॉर्ट टाइम के पीरियड के लिए भी अगर वो हमसे खत्म हो गया या हमारे पे नहीं है, शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए भी खत्म हो जाएगा, तो उसी वक्त प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, उसी वक्त प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, उसके बिना काम हो ही नहीं सकता आगे। ऐसा स्पेयर पार्ट। अब आप किसी भी अब अगर मैं बात कर लेते हैं इस पेन की, तो इस पेन के अंदर अगर निप नहीं है, इस पेन की जो निप है, एक किसी भी पेन की अगर निप है तो उसके लिए वाइटल स्पेयर पार्ट हो गया नहीं हो गया वो, क्योंकि निप के बिना तो लिख ही नहीं सकते। पर अगर पेन के अंदर बाहर अंदर की रिफिल तो है पर बाहर की बॉडी नहीं है, तो बाहर की बॉडी एसेंशियल है पर वाइटल नहीं है, क्योंकि उसके बिना लिखा जा सकता है पर लिखेगा नहीं कोई लिखेगा नहीं, इसलिए वो भी जरूरी है। तो एक पेन के लिए उसकी जो निप होती है जिसमें वो लिखा जाता है, तो वो निप एक वाइटल स्पेयर पार्ट होगा। अगर वो पेन की बॉडी नहीं होती, अगर बाहर का कवर नहीं है, बॉडी नहीं है, पर अंदर की रिफिल है, तो लोग उससे भी लिख लेते हैं, काम चलाओ तो हो जाता है, पर वो जरूरी तो है, बॉडी तो जरूरी है। बिना रिफिल थोड़ा खरीदोगा। पेन का मतलब क्या हो, रिफिल के साथ बॉडी भी तो मिलनी चाहिए। तो बॉडी इज एसेंशियल पार्ट, अंदर की रिफिल इज वाइटल पार्ट। अंदर की जो रिफिल है वो वाइटल स्पेयर पार्ट होगा, पर जो बाहर की बॉडी है वो एसेंशियल पार्ट। पर अगर मान लो कि वो पेन है और पेन का ढक्कन नहीं है, तो बिना ढक्कन के भी वो पेन बिकता है। ऐसे वो कट वाला नहीं आता, बिना ढक्कन के भी पेन बिक सकता है। तो जो पीछे का कैप है उसके अगर वो खो जाता है तो नीड ही नहीं है जी, डिजायरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो अगर आपके अंदर की पेन की रिफिल ना हो तो आपका लिखना वहीं बंद हो जाएगा। अगर पेन की बॉडी ना हो तो आपका लिखना बंद नहीं होगा, पर आपको कुछ समय के बाद वो चाहिए होगा दोस्तों बॉडी, क्योंकि बिना बॉडी के आप लिख नहीं पाओगे जल्दी। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है मैंने ये पेन का। पेन की रिफिल नहीं है, सिर्फ बाहर का बॉडी है, तो आप लिख ही नहीं पाओगे, आपका प्रोडक्शन वहीं रुक गया। वाइटल पार्ट हो गया, वाइटल स्पेयर पार्ट हो गया पेन की रिफिल। पेन की रिफिल है पर पेन की बाहर की बॉडी नहीं है, पर आप लिख सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आप हमेशा लिखोगे उसी से, आपको बॉडी चाहिए होगी, वो एसेंशियल पार्ट हो गया। तो जैसे कि कहा मैंने कहा कि ऐसा कोई स्पेयर पार्ट अगर वो नहीं है तो इससे हमारा प्रोडक्शन उसी वक्त रुक जाएगा। वो स्पेयर पार्ट वाइटल स्पेयर पार्ट कहलाएंगे, इसके लिए वो जरूरी स्पेयर पार्ट है हमारे लिए, वो वाइटल में कवर हो जाते हैं। फॉर कार असेंबली कंपनी इंजन इज अ वाइटल पार्ट, विदाउट इंजन द असेंबली एक्टिविटी कैन विल नॉट बी स्टार्टेड। भाई अगर मुझे कार असेंबली वाली कंपनी, कार असेंबल बनाने वाली कंपनी है, वो असेंबल तभी करेगी सबसे पहले इंजन लगाएगी, इंजन से तो बनना चालू होगा कार। इंजन ही नहीं है तो कार का असेंबल हो जाएगी, बॉडी नहीं है तो कार का असेंबल हो जाएगी। भाई इंजन मिल गया, मुझे बाहर की बॉडी असेंबल कैसे करूं? तो बॉडी जो है कार की, इंजन जो है कार का, वो क्या है? मेरा वाइटल स्पेयर पार्ट है। इसके बाद कहते हैं एसेंशियल। एसेंशियल भी जरूरी है, एसेंशियल भी जरूरी है, क्योंकि वर्ड लिखा है एसेंशियल। एसेंशियल वर्ड का मतलब ही होता है जरूरी। क्या है? दिस स्पेयर और मटेरियल एक्सटेंस ऑफ विच कैन नॉट बी टॉलरेंट फॉर मोर देन अ फ्यू
हार्स या फिर अ डे, एंड द कॉस्ट ऑफ लॉस प्रोडक्शन इज हाई विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन टू कंटिन्यू द नॉन एज एसेंशियल आइटम। सिंपल भाई, अगर आपके पास ऐसा स्पेयर पार्ट जो एसेंशियल है, अगर ये हमारे पास नहीं हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि पेन की बॉडी नहीं है, अब पेन की बॉडी नहीं है, आपको अर्जेंटली लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पर आपको कह रहे हो कि भाई 4-5 पन्ने लिख रहे हैं तो बिना रिफिल के 4-5 पन्ने कौन लिखेगा भैया, पेन की बॉडी नहीं है, बॉडी तो चाहिए होगी। रिफिल से आप लिख सकते हैं, वो वाइटल पार्ट है, पर उसका जो बॉडी है वो भी जरूरी है कि बता उसको टॉलरेंस नहीं करा जाएगा, हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। हमारे को ये वाला स्पेयर पार्ट चाहिए सर 1 घंटे के अंदर, क्योंकि फिर प्रोडक्शन हमारा बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगी, और 1 घंटे या 1 दिन के अंदर अंदर इसका स्पेयर पार्ट आना जरूरी है कंपनी के अंदर। ठीक है जी, तो ऐसा स्पेयर पार्ट जो कंपनी के लिए एसेंशियल नेचर का है, एसेंशियल नेचर का है, आपका काम स्टार्ट तो हो जाता है पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप काम स्टार्ट तो कर दोगे पर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मान लीजिए कोई कार बनाने वाली कंपनी है, उसके पास टायर नहीं है, अरे बाकी तो कर ले, बाकी तो हो जाएगा भाई, तेरे पास सब है, बॉडी है, इंजन है, सब कुछ है, तो बाकी काम तो कंप्लीट हो जाएगा। 1 दिन देखो लगेगा बाकी करने में, 1 दिन के बाद वो आ जाएगा। अगर वो स्पेयर पार्ट नहीं आया तो 1 दिन तक वेट कर सकते हैं, 1 दिन तक तो चलो उसमें बनाने में लग जाएगा, पर बाकी दिन अगले दिन में नहीं हो पाएगा क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसा स्पेयर पार्ट जिसके ना होने से काम चलता है, 1 घंटा चल जाएगा, 2 घंटे चल जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 दिन चल जाएगा, पर उसका होना भी जरूरी है काम को पूरा कंप्लीट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एसेंशियल स्पेयर पार्ट। वाइटल स्पेयर पार्ट क्या होता है? वाइटल स्पेयर पार्ट के अंदर क्या होता है, अगर वो अभी नहीं तो काम ही बंद, उसी वक्त बंद हो जाएगा, काम उसी वक्त बंद हो जाएगा। पर एसेंशियल में अगर वो एसेंशियल स्पेयर पार्ट नहीं होगा तो काम बंद नहीं होगा, काम धीरे धीरे चलता रहेगा, कुछ और काम से जुड़ा हुआ कर लेंगे जिसकी इसमें जरूरत नहीं होती, बट वो चाहिए किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एसेंशियल स्पेयर पार्ट। अब डिजायरेबल क्या है सर? डिजायरेबल क्या है? डिजायरेबल स्पेयर आर दोज पार्ट विच आर नीडेड but their absence of even a week or more also not lead to stoppage the production। कह रहा डिजायरेबल जी वो है कि वो स्पेयर पार्ट की जरूरत तो है, पर अगर 1 हफ्ते तक भी हमें वो स्पेयर पार्ट नहीं मिलता तो हमारा प्रोडक्शन रुकेगा, हम तो चलते रहेंगे भैया, हमारा प्रोडक्शन रुके, हम तो लगा देंगे बाद में। मान लीजिए कंपनी कार अपना बनाती है म्यूजिक सिस्टम डालकर, ठीक है, अब म्यूजिक सिस्टम नहीं है, कंपनी प्रोडक्शन करते जाएगी, भाई सब कुछ है, उसके बाद एक म्यूजिक सिस्टम नहीं है, कोई बात नहीं जी, 1 हफ्ते तक जितनी कार बनती है बना दो, पूरा सैंपल कर दो, बाद में जब म्यूजिक सिस्टम आएगा धड़ 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 करके लगा देना सब में एक साथ। कितना टाइम लगेगा म्यूजिक सिस्टम लगाने में? 1 कार में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। अगर आप पूरे हफ्ते में 100 कार बना रहे हो तो पूरे हफ्ते की 100 कार के 1 दिन में लगा दो सारी की सारी। तो भाई जरूरी है, वो भी अब इंपॉर्टेंट है स्पेयर पार्ट, पर अगर 1 हफ्ते तक भी वो स्पेयर पार्ट हमें नहीं मिलता तो हमारा प्रोडक्शन नहीं रुकने वाला, हमारा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा नहीं तो हम विदाउट स्पेयर पार्ट भी उसको बेच सकते हैं मार्केट के अंदर, उससे काम चल सकता है। नीड है पर इतनी जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन रुक जाए। दैट इज कॉल्ड डिजायरेबल, उसको बोलते हैं डिजायरेबल स्पेयर पार्ट। वैट एनालिसिस समझ में आया आपको? दैट इज कॉल्ड वैट एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। बहुत इंपॉर्टेंट था, पेपर में आ गया, तो आप इजिली एग्जाम्पल दे सकते हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब ये अगला वाला भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, अगला वाला भी इंपॉर्टेंट है, अगला वाला भी इंपॉर्टेंट है। FSN एनालिसिस, हमने ABC एनालिसिस पढ़ा, हमने वेट एनालिसिस पढ़ा, अब है FSN एनालिसिस। इस वे शॉर्ट नोट पूछ लेता है, मतलब आपके पास 2-3 वही मैंने बताया जिनके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद करना चाहते हो तो ये वाले क्वेश्चन याद करिए। पहला मैंने बताया परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, इससे शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, फिर मैंने बताया वेट एनालिसिस, इससे पूछ लेते हैं, और FSN एनालिसिस पूछ लेते हैं। अब ये FSN क्या है? FSN एनालिसिस एक ऐसा इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक है that is based on the rate of consumption of spare and goods in organization. This analysis divide the inventory into 3 categories based on their speed, rate of utilization and their consumption rate and average stay. FSN stand for fast moving, slow moving and non moving. F for fast moving, S for slow moving और N for non moving। FSN भी एनालिसिस भी एक ऐसी मैनेजमेंट टेक्निक है
जिससे हम अपने स्पेयर की रेट ऑफ कंजम्पशन और गुड्स की रेट ऑफ कंजम्पशन, ऑर्गेनाइजेशन की रेट ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गुड्स है और उनकी स्पेयर्स की कंजम्पशन, उन गुड्स को बनाने के लिए, इसके बेस्ड पर हम इस पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक टेक्निक है ये। अब ये टेक्निक करती क्या है बेसिकली, इधर जो एफ है वो फास्ट मूविंग, एस फॉर स्लो मूविंग एंड फॉर नॉन मूविंग मूविंग है। इसका मतलब तीनों का मतलब क्या, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। आइए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि ये फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, FSN एनालिसिस सिस्टम क्या है। देखिए, कंपनी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होती है, कंपनी के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो, मान लो एक कंपनी ले लेते हैं, लेट फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। HUL कंपनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो जल्दी बिक जाते हैं, जिनका यूजेज बहुत ज्यादा है, मतलब कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च करा, मार्केट में बिक, फिर लॉन्च करा, फिर बिक। ऐसे प्रोडक्ट जो कंपनी के, ऐसे प्रोडक्ट जो जल्दी बिक जाते हैं, जिनका यूसेज बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे गुड्स को क्या कहा जाता है, फास्ट मूविंग इन्वेंट्रीज कहा जाता है। कि ऐसे गुड्स जो कंपनी के जल्दी बिक जाते हैं, उनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है। कंपनी के कुछ ऐसे गुड्स जो जल्दी नहीं बिकते, स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज है, कि धीरे धीरे करके बिकते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं बिकते, धीरे धीरे करके बिकते हैं। वो सारी गुड्स को कहां कन्वर्ट कर देते हैं, स्लो मूविंग इन्वेंट्री में। पर कंपनीज के, HUL के कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जो सर बिकते नहीं है, पड़े रहते हैं, पैसा बर्बाद है उनको बनाने का, वो हो गए आपके नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज, नॉन मूविंग में आ जाते हैं वो। तो कंपनी ने अपने इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए FSN एनालिसिस को लाया। FSN एनालिसिस आपको क्या बताएगा कि जो प्रोडक्ट जल्दी डिमांड है, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट मार्केट में जाते हैं, बिक जाते हैं, वो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट के अंदर डाल दो। वो प्रोडक्ट जो बिकते हैं पर बहुत स्लो तरीके से बिकते हैं, धीरे धीरे करके बिक रहे, धीरे धीरे करके बिक रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज। और वो प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं पर बिक ही नहीं रहे भैया, पड़े हैं, हमारा स्टॉक खराब हो रहा है, हमने बनाने में पैसा लगाया, बेमतलब बनाया है, स्टॉक खराब हो रहा है तो बिक ही नहीं रहे, नॉन मूविंग इन्वेंट्री होगी। अब ये वाला एनालिसिस आपको क्या बताएगा, कंपनी को एक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। वो प्रोडक्ट जो आपके नहीं बिक पा रहे, उसमें पैसा लगाने का क्या फायदा आपको, उसको धीरे धीरे बंद करो और शिफ्ट हो जाओ उस प्रोडक्ट पे जो बिकने को रेडी है, उसका स्टॉक आउट मत होने दो। स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है कि डिमांड तो है, आपके पास स्टॉक नहीं है, ऐसा मत करना चाहिए, क्योंकि भाई उसकी डिमांड ज्यादा है, उसका स्टॉक हमेशा रहना चाहिए। तो जो पैसा आप उन स्टॉक पे लगा रहे हो जो बिका नहीं, उस पे ना लगाकर उस स्टॉक पे लगाओ पैसा जिसमें आपका उतना स्टॉक रहे जिसकी डिमांड ज्यादा है। कंपनी को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो नॉन मूविंग इन्वेंट्री, जो बिक नहीं पा रही इन्वेंट्री या जिनका यूसेज नहीं हो पा रहा इन्वेंट्री का, तो उन प्रोडक्ट को, उन पे पैसा लगाना बंद करके उस प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाइए, उस प्रोडक्ट पे अपनी कैपिटल लगाइए जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। और स्लो मूविंग के लिए क्या करें भाई, प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिक रहा है, धीरे धीरे करके बिक रहा है, अब इसके लिए हम लाएंगे स्कीम, 70% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, जिससे ये भी बिकना चालू हो जाए कंपनी ऐसे। तो कंपनी जब स्कीम लेकर आती है, कंपनी जब ऑफर्स लेकर आती है कि 20% ऑफ चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लो मूविंग इन्वेंट्री है उनकी, उनका बिक नहीं रहा, इसलिए वो ऑफर लाकर उनको जल्दी बेचने के चक्कर में है। बंद नहीं कर सकते दोस्त, क्योंकि बंद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो पूरी कंपनी का, अगर 100 इन्वेंट्री है, 100 में से 20 to 30% इन्वेंट्री ही फास्ट मूविंग होती है, और 100 में से 20 to 30%, 20% फास्ट, 30 to 40% होती है स्लो मूविंग, एंड बाकी सारी मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो नॉन मूविंग होता है। तो वहां से पैसा धीरे धीरे बंद करके स्लो मूविंग या फिर फास्ट मूविंग में लगाओ। तो FSN एनालिसिस आपको ये बताता है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, फास्ट मूविंग इन्वेंट्री क्या कह रहा है, फास्ट मूविंग इन्वेंट्री कंप्राइज इन्वेंट्री दैट मूव इन आउट ऑफ स्टॉक fastest and most often, therefore these would have the highest replacement rate, मतलब जल्दी बिकने का रेट है, कम कंजम्पशन रेट बहुत ज्यादा है, सेल बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से सेल हो जाती है। तो ऐसे में ये टोटल इन्वेंट्री का 20% पार्ट कवर करता है, 20% या उससे कम पार्ट कवर करता है, क्योंकि भाई वो कंपनी जिसके सारे प्रोडक्ट फास्ट मूविंग हो जाए तो कंपनी महान हो गई। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके सारे प्रोडक्ट फास्ट मूविंग हो सकता है HUL कंपनी के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो जो बिक ही नहीं रहे, हमें पता नहीं है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, वो पता है हमें, है ना। तो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट हर कोई नहीं होता, ये टोटल इन्वेंट्री के 20% या उससे कम होते हैं। स्लो मूविंग का मतलब क्या हुआ, ये टोटल इन्वेंट्री के
33% के बराबर माने जाते हैं कि इतना अराउंड टोटल इन्वेंट्री 35 ये हो गए, 20 वो हो गया, सब के बाद 55 हो गया, तो बाकी 45 जो होते हैं वो नॉन मूविंग प्रोसेस होते हैं। कंपनी के कुछ इतने सारे प्रोडक्ट, एचयूएल के इतने सारे प्रोडक्ट होंगे ना जो बिकते ही नहीं होंगे मार्केट के अंदर। तो अब एचयूएल को क्या करना चाहिए, ये एनालिसिस बताएगा कि एचयूएल को क्या करना चाहिए। उन प्रोडक्ट में पैसा लगाने से अच्छा आप उन प्रोडक्ट में पैसा लगाए जो फास्ट मूविंग है या फिर स्लो मूविंग है, या नया प्रोडक्ट बनाइए जिससे वो बिके। जो बिकी नहीं रहे उन पे पैसा लगाने का बेनिफिट क्या है, दैट इज नॉन मूविंग प्रोसेस, जो कि सबसे ज्यादा पार्ट होता है किसी भी कंपनी का नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज का, जो कि 650 to 655 to 60% टोटल इन्वेंट्री का। भाई सारे को बंद मत करो, बेचने की कोशिश करो, नहीं बिक पा रहा, बिक ही नहीं रहा, कंपटीशन इतना ज्यादा है, लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे, तो हटाओ भैया उसको, फिर बंद कर दो उसको। भैया जी क्लियर है, दैट इज कॉल्ड FSN एनालिसिस। अब आ जाते हैं डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है? Danger level is the level where only emergency material are issued, normal issue of material is stopped। मतलब मान लेते हैं आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी में दो कस्टमर आते हैं। आपके कार कंपनी है और आपकी कंपनी में दो कस्टमर आते हैं। आपने आपसे कहा भाई एक कस्टमर आपके पास आया, कह रहा मुझे कार लेनी है। उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगी। कब तक चाहिए सर आपको कार? वगैरह 15 दिन में मिल जाए। ठीक। दूसरी कंपनी क्या कह रहा है, दूसरी वाला जो कस्टमर आपके पास आया, सर मुझे भी कार चाहिए। दो कस्टमर आए आपके पास, एक कस्टमर कह रहा है कि मुझे कार चाहिए 15 दिन में, और सेम एक और कस्टमर आया वो सेम कार मांग रहा है 15 दिन में वो भी। पर जो दूसरा कस्टमर है वो आपसे कह रहा है कि 15 दिन बाद मेरे घर में शादी है और वो कार मुझे एज ए गिफ्ट के तौर पे देनी है। ठीक है जी। और दूसरे वाले ने कि ऐसी कोई नीड नहीं है, दूसरे वाले को 15 दिन में चाहिए, उसको कहीं घूमने जाना है वो कुछ। अब कंपार कंपनी के पास एक ही कार है, 15 दिन में एक ही कार है, बताओ किसको देगी वो? उसको कस्टमर को देगी जिस कस्टमर को ज्यादा नीड है, और जिस कस्टमर को इतनी नीड नहीं है उसको नहीं देगी वो कार। दैट इज कॉल्ड डेंजर लेवल। एक ऐसा लेवल जहां पर नॉर्मल ऑर्डर को बंद कर दिया जाता है, ये मटेरियल जो इशू होता था ये बंद कर दो अब, क्योंकि जिसको ज्यादा जरूरी है पहले उसको दे दो क्योंकि उसकी नीड पूरी हो जाए, एंड जिसको इतनी ज्यादा नीड नहीं है उसको चल जाएगा, एक दो दिन रुक जाएगा तो हम उसको दे देंगे, पर जिसको अभी अभी की अभी नीड है उसको पूरा कर दो। दैट इज कॉल्ड डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल एक इमरजेंसी मटेरियल होता है, ओनली व्हेन इमरजेंसी मटेरियल आर इशूड और नॉर्मल इशू मटेरियल इज स्टॉप। ऐसा लेवल जहां पर सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी मटेरियल को इशू करा जाता है और नॉर्मल मटेरियल को बंद कर दिया जाता है कि भाई हमारे पास डेंजर लेवल ऐसा लेवल है जहां पर मटेरियल सप्लायर की तरफ से नहीं आ रहा, हम बना नहीं पा रहे। अब हमारे पास लिमिटेड मटेरियल है जिससे बनाकर हमें प्रोडक्ट को देना है, कस्टमर को देना है, तो हमें वो कस्टमर पकड़ेंगे जिनको बहुत ज्यादा नीड है, जिनको अभी के अभी चाहिए, उनको बनाकर दे देंगे उस लेवल पर। इस लेवल पे कुछ मटेरियल होता है हमारे पास, डेंजर लेवल पे हमारे पास कुछ स्टॉक होता है जिसमें आगे सप्लायर की तरफ से हमने बुक तो कर रखा है मटेरियल, पर आया नहीं। अब हमारे पास इतना मटेरियल है जिससे हम ज्यादा कस्टमर की नीड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, हम उस कस्टमर को पकड़ के देंगे जिस कस्टमर को ज्यादा नीड होगी। दैट इज कॉल्ड डेंजर लेवल पे क्या होता है, नॉर्मल इशू बंद कर दिया जाता है, ओनली इमरजेंसी मटेरियल इशू करा जाता है। जिन कस्टमर को ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जल्दी है, उनको दिया जाता है और नॉर्मल वाले कस्टमर को नहीं दिया जाता। डिफेक्टिव। डिफेक्टिव क्या होता है? डिफेक्टिव मतलब डिफेक्टिव आर द गुड्स दैट कैन बी रेक्टिफाइड एंड टर्न आउट एज अ गुड यूजिंग बाय यूनिट बाय एडिशनल लेबर एंड अदर सर्विस। मान लीजिए ये पेन बना रहा था और पेन बनाते वक्त इसका जो ऊपर का कैप है वो हल्का सा क्रैक हो गया। पेन बना रहा था और पेन में बिल्कुल सही है, बस एक कैप में क्रैक हो गया। अब ये क्रैक वाला जो कैप है, जिसकी जो पेन की कैप है उसमें थोड़ा डिफेक्टिव आ गया। डिफेक्टिव इन द सेंस कि उसमें कुछ क्रैक आ गया, इसकी वजह से वो पूरा गुड्स डिफेक्टिव बन गया। अब ये पेन खरीदोगे आप 5 रुपए दे रहे हो या 10 रुपए दे रहे हो दुकानदार को, क्या वो पेन खरीदोगे दुकानदार से जिसके अंदर कुछ क्रैक है, या वो पेन खरीदोगे बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है भाई, मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे बिल्कुल सही पेन चाहिए, मैं क्यों खरीदूं क्रैक वाला, किसी और को बेच। ऐसा हर कस्टमर सोचता है, भाई मैं पैसे दे रहा हूँ फ्री में मिल रहा तो बात अलग थी। तो अब कंपनी क्या कर रही है, यार पेन तो बिल्कुल ठीक है, अब ये ढक्कन जो पेन की कैप है अगर मैं इसी को चेंज कर दूं तो मेरा पेन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डिफेक्टिव गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कुछ माइनर डिफेक्ट होता है और उसमें फर्दर प्रोसेसिंग करके हम उसको सही बना सकते हैं, उनको डिफेक्टिव गुड्स कहते हैं। ऐसी यूनिट जिनमें कुछ कुछ पार्ट में माइनर छोटी छोटी गलती हो गई, छोटी छोटी मिस्टेक है, मतलब छोटा छोटा डिफेक्ट है, उसको हम एडिशनल कॉस्ट लगाकर हम उसको ठीक कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डिफेक्टिव। डिफेक्टिव उन गुड्स को कहते हैं जिनको रेक्टिफाई किया जा सकता है एडिशनल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाकर। समझ में आ गया डिफेक्टिव मतलब? गुड रिसीव नोट क्या है? गुड रिसीव नोट क्या है? गुड रिसीव नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है
गुड रिसीव नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर बाय द गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट दैट अनपैक द गुड रिसीव एंड वेरीफाई द क्वांटिटी एंड अदर डिटेल। मान लीजिए हमने किसी को सप्लायर को बोला कि हमारे पास गुड डिलीवर कर। अब सप्लायर गुड्स लेकर आया, हमने उसमें बॉक्स में गुड्स पड़े हैं। अब एक पर्सन क्या करेगा, उस गुड्स बॉक्स में से गुड्स निकालकर सभी क्वांटिटी को चेक करेगा कि जितने मैंने मंगाए थे उतने हैं क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने सप्लायर से कहा कि मुझे 10 टीवी चाहिए। अब सप्लायर 10 टीवी का बॉक्स उठा के लिया है, 10 टीवी है, सभी बॉक्स को खोल के देखूंगा सब में टीवी है, जितना मैंने मंगाई थी क्वांटिटी उतना। तो हम क्या करेंगे, जब हम गुड रिसीव्ड कर लेते हैं तो गुड रिसीव करने के बाद हम अपनी क्वांटिटी जितना मंगाया था वो चेक करते हैं, और इस वजह से काम आता है गुड रिसीविंग नोट। गुड रिसीविंग नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर करता है गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट, दैट ये अश्योर करता है कि हमने जो गुड्स रिसीव करे उसमें हमारी जो क्वांटिटी है या अदर डिटेल जो थी आपने मंगाई है वो सब वेरीफाई कर लिया, वो ठीक। हमने गुड रिसीविंग नोट दे दिया उस पर्सन को जो लेकर आया था। हमने कहा भाई ये ले सप्लायर गुड रिसीविंग नोट पकड़ कि जो तूने हमें गुड्स दे दिया है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें जितने जितने हमने बोला था उतना उतना तू लेकर आ गया है, बढ़िया जी। गुड रिसीविंग नोट ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बनाया जाता है गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट द्वारा, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे पास जो मटेरियल हमने रिसीव करा है या हमने जो सप्लायर से कुछ मटेरियल रिसीव करा है वो हमारी सही क्वांटिटी में है या नहीं सही है। तो हमने वेरीफाई करने के लिए गुड रिसीविंग नोट उसको दे दिया कि हम रिसीव कर चुके हैं, सप्लायर भी खुश है। जस्ट इन टाइम, JIT बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम का। जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम क्या है, देखिए जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम क्या है। देखिए ये वाला सिस्टम क्या कहता है, ये ऐसा सिस्टम है क्या कहता है, इसकी अपनी सोच है। ये कह रहा है कि भाई आप बेवकूफ हो ये कह रहा है कि आप बेवकूफ हो। सर वो कह रहा है भाई कैसे बेवकूफ हो बताओ। कह रहा है यार एक बात मुझे बताओ, एक जापानीज टेक्निक है ना, ये क्या है, एक जापानीज फिलोसफी थे, उन्होंने बताया इनका यार हम सबको बेवकूफ कहा उन्होंने। और क्या बेवकूफ कहा जरा सुनेंगे। उन्होंने कहा कि मान लो आपको मटेरियल चाहिए, ठीक है, आपको मटेरियल चाहिए, ठीक, आपको प्रोडक्शन करनी है, आपको प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल चाहिए। हमने कहा ठीक है मटेरियल चाहिए। कह रहा आप मटेरियल जो आपको चाहिए आप उसको पहले ही क्यों खरीद लेते हो, पहले ही खरीदोगे फिर उस सारे मटेरियल को खरीद के गोडाउन में रख दोगे, और जब आपको चाहिए होगा गोडाउन से निकाल के फिर आप उसका यूज करोगे। यही तो प्रोसेस हम करते थे। हम क्या करते हैं, हमें प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन करने के लिए हम मटेरियल खरीद लेते हैं इकट्ठा एक साथ। अब इकट्ठा हमने मटेरियल खरीदा, मटेरियल खरीद के रखेंगे कहाँ, उसको गोडाउन में रखेंगे, गोडाउन में से मटेरियल निकाल कर फिर स्टोर फैक्ट्री में ले आकर प्रोडक्शन चालू करेंगे। अब ये वाला जो जस्ट इन टाइम वाली टेक्निक जिसने बताई उसने कहा कि सर ये तो गलत बात है ना, आप पहले मटेरियल खरीद रहे हो फिर उसको गोडाउन में रख रहे हो, गोडाउन में रखकर आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, गोडाउन का रेंट देना पड़ रहा है, वहां एक स्टोर कीपर बैठाना पड़ रहा है, ये फालतू ड्रामा क्यों कर रहे हो, आप उतना ही मटेरियल खरीदो ना जितनी आपको जरूरत है। इसने ऐसे कहा जस्ट इन टाइम, मतलब जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन करते वक्त जितने मटेरियल की नीड होगी एट द टाइम उतना ही खरीद लो। मतलब हर दिन मटेरियल खरीदो, कह रहा है भाई मुझे आज के दिन में कितना नीड है, अब देखा 100 यूनिट चाहिए, आज 100 यूनिट खरीद लो। कल कितना चाहिए 200 यूनिट, कल का मत खरीदो, आज का मटेरियल आज खरीदो, जस्ट इन टाइम अभी का मटेरियल अभी खरीद लो। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रोडक्शन जो आपकी गोडाउन की कॉस्ट है, स्टोर कीपर कॉस्ट है, वो आएगी नहीं। भाई आप जब ज्यादा मटेरियल खरीदोगे ही नहीं तो उसको रखने की नीड नहीं पड़ेगी, और रखने की नीड नहीं पड़ेगी तो हम उसको क्या कहते हैं, हमारा कोई खर्चा ही नहीं आएगा वहां पर गोडाउन में। ये तो कह रहा है भाई जितने आपको नीड होगी उतना मटेरियल खरीद के फैक्ट्री में सीधा ले जाओ, गोडाउन की नीड ही नहीं। जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट ये है। आइए कह रहा है जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है विच मटेरियल आर परचेज व्हेन इट इज एक्चुअली नीडेड फॉर प्रोडक्शन पर्पस। कह रहा है जब आपको प्रोडक्शन करने की नीड होगी, जितना मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए उसी टाइम आप मटेरियल खरीद के लाओ, ऐसा कह रहे थे ये सर। इट इज अ जापानीज philosophy which is used for managing all types of inventory, purchase, production function in the organization. The main purpose of this philosophy is to reduce inefficiency and unproductive time cost in the production process. कह रहा है कि ये फिलोसफी का ये जो कॉन्सेप्ट है, सिस्टम का एक मेन पर्पस ये था कि आप इनएफिशिएंट हो जाते हो, आप प्रोडक्शन अनप्रोडक्टिव टाइम आपका निकल जाता है। कैसे, पहले आप क्या करोगे, मटेरियल आके गोडाउन में रखोगे, अब गोडाउन से स्टोर कीपर कौन करे, हाँ भाई इतना मटेरियल 100 यूनिट मटेरियल भेजोगे जरा फैक्ट्री के अंदर, वो भिजवा रहा है। जब तक क्या कर रहे हैं, बाकी बैठे हुए, आएगा मटेरियल आएगा आएगा, अनप्रोडक्टिव है, उतने की वेजेस नहीं दी जाए, दे रहे हैं हम उसको, सबको वेजेस दे रहे हैं उनको, अब वो वेट कर रहे हैं, उतना काम तो करा नहीं, अनप्रोडक्टिव, इनएफिशिएंट हो गए। इनएफिशिएंट मतलब जहां 100 यूनिट बना सकते थे वहां आप 80 बना पाएंगे, काम नहीं हो पाएगा ढंग से। उसलिए कहा कि आप उस तक खरीद लो ना जितना सीधा सीधा आएगा, सीधे लग जाएंगे। पर उसको ये नहीं पता कि इंडिया है ये, अभी फोन करूंगा वो कहेगा बस आ गया करते करते 4 घंटे निकाल देगा, बच्ची पहुंच गया मैं,
बस जी आ गया, बस आपकी गेट के सामने आने वाला है, बस आने वाला है सर जी, ट्रैफिक हो रहा है जी, आने वाला है सर, ये करके 4 घंटे बिता देगा, तब तक बैठ के रहो। इंडिया है जी ये, ऐसे फोन घुमाकर तुरंत नहीं आ जाता यहाँ पर, यहाँ फोन घुमाना पड़ता है एक दिन पहले कि भाई कल 9 बजे मटेरियल भिजवा दियो, भिजवा दूंगा जी, भिजवा दूंगा। 9 बजे फोन कर रहा हूँ, हाँ जी, अरे अभी तो भैया दुकान ही नहीं खुली, भैया अभी तो उठे हैं, अब लड़के आएंगे मटेरियल भिजवाएंगे, लो जी, कल ही बोल दिया था 9 बजे भिजवा दिया, वो लाला भैया अभी तो उठा ही नहीं है, वो क्या लड़कों को बोलेगा भैया, ऐसी होता है यार। तो ये वाला सिस्टम बेसिकली यहाँ पर काम नहीं आने वाला होता है। ये कहता है कि जिस टाइम आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जिस टाइम आपका मटेरियल की नीड है, जितने मटेरियल की उसी टाइम आप खरीद के उसको यूज करो, आप अलग से एक्स्ट्रा मत खरीदो, जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट। फाइनल में आपको पूछेगा आपसे मटेरियल कंट्रोल क्या है। मटेरियल कंट्रोल एक ऐसा सिस्टमेटिक कंट्रोल है ऑन प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट मतलब खरीदने का, परचेज करने के लिए कंट्रोल, स्टोर करने के लिए और यूज करने के लिए कंट्रोल, विद द व्यू टू मेंटेनिंग इवन फ्लो ऑफ मटेरियल, अवॉइडिंग द सेम टाइम द एक्सेसिंग इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंटरीज। वो कह रहा है कि आप ज्यादा मात्रा में मत खरीदिए, आपका यूसेज कम है, आप खरीद रहे हो ज्यादा, तो आपने अपनी कैपिटल को ब्लॉक कर दिया, अपना पैसा ब्लॉक कर दिया। आपको चाहिए 100 यूनिट, आप खरीद रहे हो 1000, तो भाई 100 यूनिट की नीड है, आप इतना ज्यादा खरीद क्यों रहे हो? 900 यूनिट आपने एक्स्ट्रा क्यों खरीदी? और 900 भी छोड़ो, अगर आप 100 यूनिट भी एक्स्ट्रा खरीदते तो क्यों खरीदो? आपका पैसा तो ब्लॉक हो गया, उससे पहले कहीं कुछ और काम कर लेते उस पैसों का। आपने एक्स्ट्रा खरीद के कुछ भी नहीं करा, आपने पैसा ब्लॉक कर दिया। तो ये मटेरियल कंट्रोल सिस्टम क्या कहता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बताएगा कि आपको जितनी यूसेज है मटेरियल की उतना आप खरीदिए, है ना, एट द टाइम मत खरीदिए, पहले खरीद के रख लीजिए। जस्ट इन टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं कह रहा है, एट द टाइम मत खरीद लो, कम पर जितना यूज है उतना ही खरीदो। आप इतना ज्यादा मत खरीदो जितना यूज ही नहीं है, आप ज्यादा खरीद रहे हो आपका यूज कम है, या ऐसा भी मत करो कि यूज ज्यादा है आप खरीद कम रहे हो। तो ये बस उसको कंट्रोल करता है कि आपको कितना खरीदना चाहिए मटेरियल, कितना आपको यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से कितना मटेरियल रहना चाहिए। कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा खरीद लो जिसको यूज हो जाती है, अब कहां पर स्टोर करें, ये सब चीजें मटेरियल कंट्रोल देखता है। मटेरियल कंट्रोल का बेसिक में क्या होता है कि कंट्रोल करता है मटेरियल के एस्पेक्ट से कि कितना मटेरियल हमें खरीदना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज एंड स्टोरेज। भाई आपने इतना मटेरियल खरीद लिया कि आपके पास स्टोर में रखने की जगह ही नहीं, अब आपको दूसरा स्टोर खरीदना पड़ा। अब खरीदो ही मत ना भाई, इतना स्टोर ही नहीं है, जगह ही नहीं है। ये आपको बताया, कंट्रोल करना सिखाएगा आपको मटेरियल कंट्रोल। अब यहां पर 3 वर्ड निकल कर आते हैं, एक वर्ड है स्क्रैप, एक वर्ड है स्पॉइलेज, एक वर्ड है वेस्टेज। ये 3 बातें यहां पर निकल कर आती है, स्क्रैप, स्टोरेज और वेस्टेज। सॉरी, स्क्रैप, स्पॉइलेज एंड वेस्टेज, ये 3 बातें हैं दोस्तों। इन 3 बातों को मतलब एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों ये चीज मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मुझे इसके लिए आपको एग्जांपल लेना होगा। 2 मिनट दीजिए बस, अभी खुल जाएगा ये, बस अभी कर देता हूं। हाँ वो अभी हो जाएगा ये। आइए, तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। हाँ ये वाला ठीक लगता है मुझे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सर इससे बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। भाई कंपनी ने ना गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कंपनी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। अब कंपनी के ने गुड्स का लॉस्ट होता है, या आप डैमेज कह लो, कुछ भी कह लो, या वेस्ट कह लो। अब मैं बताऊंगा क्या क्या वेस्ट है, क्या स्पॉइलेज है और क्या हुआ है। 3 कैटेगरी में बांट दो इसको आप, 3 कैटेगरी में। वो गुड्स जो प्रोडक्शन करते टाइम वेस्ट निकल जाते हैं, वो गुड्स जो प्रोडक्शन करते टाइम आपका लॉस हो जाता है, गुड्स का लॉस हो जाता है, और उस गुड्स के लॉस्ट को, ये गुड्स लॉस्ट हुए, ठीक है। अब ये गुड्स के लॉस्ट जब मैं मार्केट में बेचने जाता हूं तो मुझे कोई भी रिकवर वैल्यू नहीं, नो रिकवरेबल वैल्यू, नो रिकवरेबल वैल्यू। मतलब मेरे गुड्स डैमेज हो गए, मेरे गुड्स लॉस्ट हो गया, ये डिफेक्टिव निकल गया, मान लो कुछ भी कह लो यार, डिफेक्टिव कह लो, भाई मेरा ऐसा गुड्स जो डिफेक्टिव निकल गया, अब मैं उस डिफेक्टिव गुड्स को बेचने जाता हूं तो उसमें मुझे कुछ पैसा नहीं मिलता, कबाड़ के भाव में पैसा नहीं मिल रहा, बिक ही नहीं रहा हूं। ऐसे गुड्स जिसको आप बेचने जाते, 1 मिनट दीजिएगा,
ऐसे गुड्स जिसको आप बेचने जाते हो, जो ऐसे गुड्स जो आपके लॉस्ट हो गए और आप इसको बेचने जा रहे हो, तो ये मार्केट में इसको खरीदने के लिए है, फ्री में भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि जो बंदा फ्री में इसको खरीदा उसका भी यूज नहीं है, इन गुड्स का कोई यूज है ही नहीं भाई। कुछ गुड्स का वेस्टेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहे थे, रॉ मटेरियल कुछ बर्बाद हो गया, कुछ वेस्ट आ गया। अब वो जो बर्बाद हुए हैं गुड्स, जो रॉ मटेरियल आपका बर्बाद हो गया भाई, मैन्युफैक्चरिंग करते करते कुछ नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स तो हो ही जाता है ना। अब जो लॉस हो गया उसकी कोई रिकवर वैल्यू नहीं है, तो ऐसे गुड्स का लॉस जिसकी कोई रिकवर वैल्यू नहीं होती उसको वेस्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा भाई? वेस्टेज कहा जाएगा। ऐसे गुड्स का लॉस जिसकी कोई रिकवर वैल्यू नहीं होती उसको क्या कहा जाता है? वेस्टेज कहा जाता है। लो जी, वेस्टेज क्या होता है? वेस्टेज है रॉ मटेरियल का वो पार्ट जिसको खराब हो गया है, प्रोडक्शन करते करते कुछ आपका वेस्ट निकला और उस वेस्ट को जब बाहर मार्केट में बेचने जाऊंगा तो कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड वेस्टेज। उसको वेस्टेज वर्ड का नाम दिया गया, उसको वेस्टेज वर्ड कहा गया। ठीक है जी, समझ में आ गया? अब कुछ गुड्स मेरे लॉस्ट हुए, कुछ गुड्स मेरे लॉस्ट हुए। अब जो गुड्स मुझे लॉस्ट हुए, गुड्स लॉस जो हुए हैं मुझे, मतलब जब मैं प्रोडक्शन कर रहा था तो प्रोडक्शन करते हैं कुछ गुड्स मेरे बर्बाद हो गए। अब इसके दो काम हो सकते हैं, या तो आपके जो गुड्स लॉस्ट हुए डायरेक्ट मार्केट में सेल कर दो, और सेल करोगे तो उसकी कोई ना कोई पैसा मुझे आपको मिल ही जाना है। भाई कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो आपका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करते करते कुछ गुड्स का नॉर्मल लॉस हो जाता है। अब जब मैं नॉर्मल लॉस बाहर मार्केट में जाऊंगा तो लोग उसको खरीदने को तैयार है कि हाँ ये मैं खरीद लूंगा, इतना काम हो जाएगा मेरा। जैसे कि मान लेते हैं शर्ट्स बना रही है कंपनी, अब कंपनी शर्ट बना रही है तो कंपनी ने देखा कि शर्ट बना रही है तो हल्का सा शर्ट्स के अंदर ना ये कॉलर, यहाँ कॉलर है, कॉलर में इतना छेद हो गया, हल्का सा छेद हो गया, कंपनी के लिए तो डिफेक्टिव निकल गया, वो कंपनी के लिए तो बर्बाद है। या कंपनी का हमने कहा कि भाई शर्ट बना रही, कंपनी सारे कॉलर लगाए, ये वाला यहाँ पर एक बड़ा छेद हो गया, इस वाले पे बड़ा छेद हो गया, अब कंपनी के लिए वो डिफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे बिकेगी डिफेक्टिव। अब भाई उसको बाहर मार्केट में कह रहा हम खरीदेंगे, हम कर देंगे, इतने से क्या होता है जी, बहुत सारे लोग ले जाते हैं, चोर बाजार में बिक जाएगा वो बढ़िया से। या ऐसी मार्केट जहां पर बहुत बड़ी मार्केट लग रही है, उसको कौन देख रहा है, बेच देंगे हम इसको, लोकल मार्केटर ले लेते हैं वो, तो बेच देते हैं। तो ऐसे गुड्स जिनका लॉस्ट हुआ और उसको आप डायरेक्टली सेल करो, उसके कहीं ना कहीं पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप, उसको स्क्रैप कहते हैं। जो वेस्टेज होता है उसका कोई भी पैसा नहीं मिलता बेचने पर, वो बिकता ही नहीं, वो बर्बाद है, उसको आप बेच ही नहीं पाएंगे, उसमें कोई रिकवरेबल मनी है ही नहीं, रिकवरेबल पैसा मिलेगा ही नहीं। पर ऐसे कुछ गुड्स जो लॉस हो जाते हैं, लॉस मतलब कहीं बर्बाद खो नहीं गई, लॉस मतलब हो गया प्रोडक्शन करते करते गुड्स खराब हो गए, प्रोडक्शन करते करते कुछ मटेरियल वेस्ट हो जाता है, वो वेस्ट मटेरियल आपकी, अगर वेस्ट मटेरियल की कोई ना कोई रिकवर वैल्यू है, वो मार्केट में बिक जाएगा तो उसमें कुछ पैसा मिल जाएगा, तो उसको कहते हैं स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब, इसका मतलब कबाड़, उसको बाहर मार्केट में बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, जबकि वेस्टेज कोई कबाड़ नहीं है, उसको पैसा बेचेंगे तो नहीं मिलेगा। तो वेस्टेज ऐसे गुड्स होता है जिनका कोई पैसा नहीं मिलेगा बेचने पे, और स्क्रैप वो गुड्स होते हैं जिनको बेचने पे कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। पर स्क्रैप में काम कर सकते हैं कि इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कर देते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग स्क्रैप में काम कर सकते हैं हम, इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करके इसको ठीक करा कर बेच सकते हैं। भाई कंपनी ने शर्ट बनाई, कंपनी ने देखा कि यहाँ पर 4 बटन टूट रखे हैं, अब इसको डिफेक्टिव में डालने से 4 बटन लगा के बेच दो भैया, है ना। तो एक्स्ट्रा कोड लगाकर इसको ठीक करके क्या कर सकते हैं, इसको मेन प्रोडक्ट में बेच सकते हैं। स्क्रैप को भी फर्दर प्रोसेसिंग करके बेच सकते हैं, इसको मेन प्रोडक्ट में डाल सकते हैं। तो स्क्रैप क्या होता है? बेसिकली स्क्रैप वो गुड्स होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं मार्केट में रिकवरेबल वैल्यू होती है, कहीं ना कहीं मार्केट में बिक जाता है ना, बिक जाता है। अब ये स्पॉइलेज क्या होता है? बेसिकली ये स्पॉइलेज क्या होता है, 2 मतलब समझ में आ गए आपको? ऐसे गुड्स, अब देखो जो स्क्रैप वाले गुड्स होते हैं, ये आपका ये वाला एग्जांपल किसका हो गया? स्क्रैप का हो गया, ये एग्जांपल हो गया स्क्रैप का। स्क्रैप गुड्स के अंदर 2 चॉइस है आपके पास, या तो आप उसको रेक्टिफाई मत करो, कुछ डिफेक्ट हो गया उसको रेक्टिफाई मत करो, बेच दो डायरेक्टली, या रेक्टिफाई करके बेच दो। 2 तरीके हो गए। ऐसे गुड्स जिनको हम रेक्टिफाई नहीं कर रहे, या तो रेक्टिफाई कर बेच रहे हैं या रेक्टिफाई नहीं कर रहे, उसके पहले बेच दे रहे हैं, दोनों में पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप है। स्क्रैप गुड्स, और उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है, आपको पता है, वही स्क्रैप वैल्यू होगी जितने में आपने बेचा। स्पॉइलेज क्या होता है, जरा ध्यान से। स्पॉइलेज एक ऐसे गुड्स डैमेज होते हैं, ऐसे गुड्स जब डैमेज हो जाते हैं और जिनको रेक्टिफाई करना पॉसिबल ही नहीं है,
इनको रेक्टिफाई करना पॉसिबल ही नहीं है, बियॉन्ड रेक्टिफिकेशन हो जाता है भाई, इसको रेक्टिफाई कर ही नहीं सकते किसी भी। मान लो कंपनी में यहाँ पर ये वाली जेब में जेब फट गई, यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा होगा जेब के अंदर, किसी वजह से हो गया होगा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी वजह से कंपनी में, अब वो रेक्टिफाई तो ना हो सकता, अब ऊपर से तो ना वो लगाएंगे, अच्छा लगेगा, खराब है वो, रेक्टिफाई कर ही नहीं सकते। तो ऐसे गुड्स जो वेस्ट हो जाते हैं जिनको रेक्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, तो उसको वैसे बेचना पड़ेगा, पर कोई ना कोई उनकी वैल्यू होती है, कोई ना कोई उनकी वैल्यू। स्क्रैप को फर्दर प्रोसेसिंग करके रेक्टिफाई किया जा सकता है, पर स्पॉइलेज वाले गुड्स को फर्दर प्रोसेसिंग करके रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उसको वैसे ही बेचना पड़ेगा, पर मार के पैसा मिल जाए। बाहर कहेंगे कि भाई, मैं कहूंगा जाके भाई मुझे दे दे ये शर्ट, वैसे तो ये शर्ट ब्रांडेड शर्ट है, 500 रुपए की एक है, वो मुझे 50 रुपए में दे देगा, और मैं क्या करूंगा, यहाँ से जेब फाड़ूंगा, भेज दूंगा, हो गया, इंडिया हो गया जुगाड़। जेब का क्या करना है, फाड़ो उसको, बढ़िया से बिकेगी अब 250 रुपए में, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, समझ में आ गया। तो ये आपके पास है तीन टाइप के गुड्स, तीन टाइप के गुड्स है दोस्तों आपके पास। ठीक है, स्पॉइलेज वो गुड्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं बियॉन्ड रेक्टिफिकेशन टू बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, भाई वो फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं पाएंगे, वो उससे पहले ही आपके पास ऐसे डैमेज हो गया, ऐसे गुड्स डैमेज हो गए जिसमें हम रेक्टिफाई कर ही नहीं सकते, बियॉन्ड रेक्टिफिकेशन हो गया, अब रेक्टिफाई पॉसिबल नहीं है, अब ऐसे बेचो उसको, पर बिककर पैसा मिल जाएगा। स्क्रैप क्या होता है, अब देखो वेस्टेज क्या होता है, वेस्टेज इज अ प्रोसेस ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल लॉस्ट इन प्रोसेसिंग हैविंग नो रिकवरेबल वैल्यू। भाई रॉ मटेरियल जब आप प्रोसेस कर रहे थे, प्रोडक्शन करते थे, कुछ रॉ मटेरियल का जो वेस्ट हो गया, अब वो वेस्ट का कोई भी पैसा आपको नहीं मिल पाएगा उसको बेचने से, दैट इज कॉल्ड वेस्टेज। एंड इन लास्ट आपके पास scrap is a discard material which have some recovery value which is usually either dispose of without further treatment, हम इसको बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के बेच दो, या रीइंट्रोड्यूस इनटू प्रोडक्ट प्रोसेसिंग अ प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल। क्या रहा है, इसको क्या करोगे, दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर लो, दोबारा इसको प्रोडक्ट को रेक्टिफाई करके बेच दो। तो स्क्रैप के अंदर दो चॉइस होते हैं हमारे पे, बिना रेक्टिफाई करके बेच दो, रेक्टिफाई करके, स्क्रैप रेक्टिफाई हो जाता है, जबकि स्पॉइलेज रेक्टिफाई होने के चांस नहीं, ऐसे बेचना पड़ेगा। वेस्टेज तो रेक्टिफाई क्या, वो तो मार्केट वैल्यू में ही नहीं उसकी, दैट इज द कॉन्सेप्ट। एक पॉइंट आपके पास मुझे पढ़ाना है दोस्तों, मैथड ऑफ प्राइसिंग रॉ मटेरियल इशू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लीफो, बेस स्टॉक मेथड, एंड आपके स्पेसिफिक प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, रीजनेबल रियलाइजेशन प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, ये सब आपने पढ़ा हुआ है? यस पढ़ा तो है, इसके अंदर सिर्फ आपने 3-4 ही पढ़े हैं, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज और एवरेज प्राइस, ये 4 के अलावा बच्चों ने नहीं पढ़ा। जहां तक मुझे है मैक्सिमम टू मैक्सिमम पढ़ा होगा बेस स्टॉक, और कुछ नहीं पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड के बारे में आपने बहुत कम पढ़ा होगा, रियलाइजेशन प्राइस मेथड के आपने नहीं पढ़ा होगा, बेस स्टॉक ने किसने, इन्फ्लेशन प्राइस मेथड के अंदर, स्पेसिफिक प्राइस मेथड के अंदर नहीं पढ़ा। ये क्यों है, अब जो मेथड बच्चे ने पढ़ा उससे एमसीक्यू बनेगा ही नहीं, उससे नहीं बनता एमसीक्यू। आपने लीफो पढ़ा, लीफो से एमसीक्यू बनेगा नहीं, फीफो पढ़ा, फीफो से नहीं बनेगा, भाई बहुत रेयर चांस होता है जो बन जाए, बन भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बन सकते हैं पर नहीं बनते। पर आपको ऐसा एमसीक्यू आएगा जिसके अंदर जैसे स्पेसिफिक प्राइस मेथड का एमसीक्यू बना दिया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले तो मैं आपको कराऊंगा ये लीफो फीफो के मतलब समझा दूंगा थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपने पहले से पढ़े हैं, सारे के सारे जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको डिटेल में चर्चा करेंगे, और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू करा के खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास मेरी आधे घंटे की, आधे 45 मिनट की रहेगी और चैप्टर खत्म। इसके रिलेटेड आपको और कुछ नहीं पढ़ना। देखिए कॉस्टिंग के अंदर, कॉस्टिंग कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर लो माइंड के अंदर। कॉस्टिंग में 80% सिलेबस प्रैक्टिकली आना है, तो थ्योरी पढ़कर टाइम वेस्ट ना करें। मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, भैया आपका स्टडी मटेरियल आपके पास, मेरी तरफ से पूरी थ्योरी चाट जाओ, क्या फायदा, आना ही नहीं 20-25 नंबर से ज्यादा आएगी नहीं थ्योरी। तो अगर 75 to 80% प्रैक्टिकल आएगा तो 20-25 नंबर के लिए आप इतनी टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मैंने जितनी थ्योरी आपको पढ़ानी है उतना उतना पढ़िए, उतना उतना रिटेन करिए। अगर आपको रिवीजन करनी है तो इसी वीडियो को रिपीटली 1-2 की स्पीड से देखिए, रिवीजन हो जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करिए मेरे साथ, इन्हीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बार बार रिपीट करिए, ऑटोमेटिकली आपके 20 में से 20 नंबर आने के चांसेस है। 25 में से 20 तो आ जाएंगे, 20 में से 15 आ जाएंगे। अरे नहीं चाहिए भैया, 20 में से 20 चाहिए नहीं, 20 में 15 तो आ जाए, पर हमें ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। मटेरियल चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा, मैं मटेरियल की थ्योरी नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा लेबर की थ्योरी विद एमसीक्यू। मतलब हर चैप्टर की थ्योरी के साथ एमसीक्यू कवर कराएंगे हम साथ के साथ स्टडी मैट के। अभी सारे एमसीक्यू स्टडी मैट के हैं, आप जाके चेक कर सकते, ठीक है जी। तो इस क्लास को मैं इतना ही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर में मटेरियल चैप्टर खत्म कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों अगर पहली बार आप चैनल पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए,
और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि यहाँ पर फुल कोर्स थ्योरी आपको मिल रही है विद नोट्स। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।